नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका गया गाइडेंस प्रोग्राम के ऑनलाइन क्रैश कोर्स क्लास में। आज हम लोग पुनः इतिहास में की कक्षा में सम्मिलित हुए हैं, शामिल हो रहे हैं। मैं प्रदीप कुमार, इतिहास शिक्षक, प्रोजेक्ट सेवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको निश्चित है कि 5-6 की संख्या में मिल ही जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो चैप्टर है वह है 1857 विद्रोह एवं राज्य, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने पूर्व की कक्षा में आपको बताया था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था और वहाँ पूरा धीरे धीरे दीवानी अधिकार प्राप्त किए। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, उसके बाद उसने अपना क्षेत्र विस्तार किया, पंजाब के क्षेत्रों में आगे बढ़े, कई सारी नीतियां लाई गई, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि लाई गई, जिसके माध्यम से कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी आए 1850 ईस्वी के आसपास, तो उन्होंने हड़प की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स भी कहते हैं, उस नीति के माध्यम से कई सारे राज्य, जिसमें अवध और झांसी भी शामिल हैं, अपने अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया। यानी उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में थे। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र का क्षेत्र, जो उस समय मराठों के अधीन था, वो उनके कब्जे में थे। बम्बई का क्षेत्र, फिर आप दक्षिण भारत में चेन्नई की तरफ चले जाएं तो मैसूर का क्षेत्र, जिसमें आपने महान शासक टीपू सुल्तान का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि इसने अपने राजमहल के आंगन में या राजमहल में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, वो टीपू सुल्तान थे। तो इस तरह कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और जहां उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, वहां उन्होंने अपनी संधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। वह कहने का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, लेकिन वह प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में उनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहां पर उनके एक अधिकारी नियुक्त रहते थे, जिनकी आज्ञा के बिना वहाँ का शासक कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। वहाँ अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रहती थी और वह उसी राज्य के खर्चे पर चलती थी। तो इस तरह अंग्रेज ने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, कुछ जगह प्रत्यक्ष और कुछ जगह अप्रत्यक्ष रूप से। और उसकी नीतियों के कारण अंततः 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ। कुछ लोग इसे खासकर अंग्रेज इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, पर भारतीय इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से पुकारते हैं। कहीं कहीं इसे सामंती विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर। ये सब जो आप तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 1857 के विद्रोह में सैनिकों द्वारा किए गए दृश्यों को दिखाया गया है, किस प्रकार उन्होंने यह विद्रोह किया था। इसमें हम मुख्यतः आपको ये दो चित्र तो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें आप रानी लक्ष्मीबाई को देख रहे हैं, कई मूवी बनी है इन पर। हम लोग सभी जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और इन्होंने काफ़ी डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। यह नाना साहब का चित्र है, इन्होंने भी अंग्रेज़ों से काफ़ी डटकर मुकाबला किया था। यहाँ हम आपको जो कुछ संधियों के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से सहायक संधि के बारे में बताया गया है, जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई 1798 ईस्वी में। इसकी मुख्य व्यवस्था जो हमने अभी आपको बताया कि अंग्रेज अपने सहयोगियों को, जो भी जिससे भी वो संधि करें, मान लिया अवध राज्य से संधि किया सहायक संधि, तो जो भी बाहरी लोग या बाहरी राज्य अवध पर आक्रमण करेगा उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे, या आंतरिक कोई विद्रोह होगा तो उससे अवध की सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं उदाहरण स्वरूप अवध का नाम ले रहा हूँ। उसी तरह दूसरा यह था कि जो मैंने बताया कि ब्रिटिश सेना को अपनी एक जिस राज्य के साथ सहायक संधि होगी, वहां ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रहेगी और वह पूरी तरह से उस टुकड़ी का खर्चा उस राज्य के शासक को उठाना पड़ेगा। तीसरी संधि की यह शर्त थी कि वहां एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था। रेजिडेंट यानी अंग्रेज का एक अधिकारी आप समझ लीजिए, और वह जो है उसके सारे निर्णय में निश्चित रूप से हमेशा हस्तक्षेप
करता रहता था। चौथा यह था कि जिसके साथ संधि हो गई अंग्रेजों की सहायक संधि, वह राज्य किसी अन्य राज्यों से संधि नहीं कर सकता। मान लिया अवध की संधि हो गई तो वह अपने बगल के राज्य से संधि नहीं कर सकता है, ना ही अंग्रेजों की मर्जी अनुमति लिए बिना कोई युद्ध शुरू कर सकता है। तो ये सहायक संधि है। कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि सहायक संधि की मुख्य बातें क्या थी, जो या फिर लॉर्ड किसने इसकी शुरुआत की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी। कब की थी यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो वह शुरुआत की थी 1798 में। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। दूसरा प्रश्न यह आता है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे, यह 2 नंबर में पूछेगा तत्कालिक कारण। तीसरा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, और चौथा इसकी विफलता के क्या कारण थे। और पांचवा जो प्रश्न अक्सर नहीं पूछता है, कभी कभी एक आध बार पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन बैंक में जब अध्ययन किया है, कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि निश्चित रूप से आपको परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप जब यह वीडियो का लिंक से इसे डाउनलोड कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से इन सारे ऑब्जेक्टिव का जब आप तैयारी कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक आध क्वेश्चन हम बता देते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं के मकबरे से उसे गिरफ्तार, यानी बहादुर शाह जफर जो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। जो पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के क्या कारण थे, क्रांति के क्या कारण थे। कई कारण इसके आपको बताए गए हैं, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तत्कालिक कारण कुछ, और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। राजनीतिक कारण में यह था कि अंग्रेजों ने जो विस्तारपूर्णवादी नीति अपनाई, कई राज्यों पर कब्जा किया, चाहे वह बंगाल का राज्य हो, चाहे अवध का राज हो, संभलपुर का राज हो, झांसी का राज हो। तो इन सभी के जो भी नवाब थे या जो भी राजा थे, जो भी शासक थे, वो अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ साथ वहाँ की जनता भी उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। उनकी जमींदारियाँ छीन ली गई, शासकों के यहाँ तक कि कुछ शासकों का पेंशन भी बंद कर दिया गया। जैसे पेशवा के में नाना साहब जो पेशवा के दत्तक पुत्र थे, उनका पेंशन इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि आप नाना साहब के दत्तक पुत्र हैं, उनके पेशवा के दत्तक पुत्र हैं, उनके आप ओरिजिनल यानी मूल पुत्र नहीं हैं। इसी तरह कुछ शासकों को हटाया गया, जैसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर 1856 में हटाया गया कि आप सही ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं, यानी उन पर कुशासन का आरोप लगाकर हटाया गया। और इतिहास में इस घटना का काफ़ी विवरण मिलता है कि जब अवध के शासक को हटाया गया तो वहाँ की जनता काफ़ी विलाप की थी, और काफ़ी दूर तक जब शासक को ले जाया जा रहा था तो उसके पीछे चली थी। यानी अवध के शासक काफ़ी प्रसिद्ध थे अपने क्षेत्रों में, यानी अवध में। दूसरा कारण था भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर आघात। अंग्रेजों ने जो भी नीति अपनाई उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से ब्रिटिश या इंग्लैंड के हित में शासन किया जाए। उन्होंने भारतीय हितों की परवाह कभी नहीं की थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने कुछ नीति अपनाई थी, जैसे अंग्रेजी शिक्षा नीति जो लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू की गई। उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रयास किया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाए। भारत में जो प्राचीन काल से पौराणिक या पारंपरिक शिक्षा पद्धति चली आ रही थी उस पर कुठाराघात किया गया। इसलिए जो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों थे वे लोग इस बात से सहमत नहीं थे। इसके अलावा कई सारी और नीतियां जो अंग्रेजों ने लाई थी वह भी भारतीयों के अनुकूल नहीं था। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। इसमें सभी तरह के आते हैं। जैसे अंग्रेजों ने जब अपने आर्थिक हित साधने शुरू किए तो उस समय यह हुआ कि भारत में जो भी उद्योग धंधे थे, चाहे वह हथकरघा उद्योग थे, लघु उद्योग थे या कुटीर उद्योग थे, या भारत में वस्त्रों का जो उद्योग था, इन सभी उद्योग पूरी तरह से
नष्ट हो गए। दूसरा, कृषि पर इतना अधिक कर लगाया गया कृषि क्षेत्र पर, क्योंकि राजस्व का मुख्य साधन कृषि ही होता था, कि वहाँ कृषक उन राजस्व को देने में सक्षम नहीं थे। अंततः वो साहूकार या जमींदार या महाजन के चंगुल में फंस गए थे। यानी कृषि व्यवस्था भी चौपट हो गई थी, और साथ ही व्यापार में आपका वस्त्र उद्योग हो या अन्य उद्योग हो, उसका भी काफ़ी कुठाराघात, यानी वह भी काफ़ी तरह से ठप हो गई थी। और अंग्रेज जो है वो इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में खपाने के लिए सस्ते दामों पर उन सभी वस्त्रों को या अन्य सामानों को भारत में बेच रहे थे। तो आर्थिक स्थिति खराब होने से यहाँ के लोगों में काफ़ी असंतोष था। जो हमने आपको कहा पेंशन बंद कर देना, हमने आपको अभी बताया पेंशन बंद कर दिया गया था। जो हमने आपको बताया कि पेशवा के दत्तक पुत्र, जिनका नाम बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे, उनके दत्तक पुत्र जो थे, उन्हें यह स्वीकार नहीं किया गया, और जो 80,000 पाउंड की पेंशन दी जाती थी उसे रोक दिया गया। धार्मिक कारण, ब्रिटिश राज में यह हुआ कि ईसाई मिशनरियों ने काफ़ी हद तक आकर भारत में धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया। कई लोगों को, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए या तो बाध्य किया गया या फिर स्वेच्छा से भी कुछ लोगों ने अपनाया, पर अधिकांशतः बाध्य ही किया गया। तो यहाँ के धर्मनिष्ठ जो लेख थे, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, उन्होंने इसका विरोध किया, जिसकी परिणति 1857 का विद्रोह था। सामाजिक कारण में कई सारे सामाजिक रीति रिवाजों पर कुठाराघात किया गया, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, सती प्रथा का अंत करना, बाल विवाह का अंत करना। ये सारे कार्य जो अंग्रेजों ने किए, खासकर सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वह सती प्रथा का अंत हो, बाल विवाह का प्रतिबंध लगाना हो या विधवा पुनर्विवाह हो, यह आज की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कार्य था, परंतु उस समय के तत्कालीन समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। हिंदू के जो कट्टरपंथ थे, जो भी लोग थे, वो इन सभी मानदंडों को जो अंग्रेजों ने बैन लगाया, उसे रोका, उसके लिए काफ़ी असंतुष्ट थे और उन्होंने इस कारण से भी विद्रोह किया। सैनिक कारण भी महत्वपूर्ण था। सैनिक कारण यह था कि जो भारतीय सैनिक होते थे, अंग्रेजों की सेना में अधिकांश सैनिक भारतीय ही थे, यूरोपीय सैनिकों की संख्या कम थी। लेकिन जो भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक होते थे, दोनों के बीच काफ़ी अंतर था। अंतर इस सेंस में था कि उन्हें यूरोपीय सैनिकों की तरह उन्हें ना तो पेंशन मिलती थी, ना उनका जो वेतन होता था वो यूरोपीय सैनिकों से कम ही होता था, हमेशा कम ही होता था, जबकि वो यूरोपीय सैनिकों के समकक्ष ही कार्य किया करते थे। ये कारण थे जिसके कारण सैनिकों ने भी विद्रोह किया। और जो अंतिम कारण है वह तात्कालिक कारण है। इसके बारे में 2 नंबर में अवश्य पूछता है कि भारतीय 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के तत्कालिक कारण क्या थे, या 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यह था कि उस समय सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा था और नए नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शुरू किया गया था। उसी में से एक था रॉयल एनफील्ड राइफल। इस राइफल में की खासियत यह थी कि इसके कारतूसों को मुंह से नोचकर उसके बाद उसे बंदूक में डालकर चलाया जाता था। तो जो यह खबर फैल गई कि जो मुंह से नोचा जा रहा है, उस कारतूस पर लेवल के रूप में, यानी ऊपरी परत के रूप में सूअर और गाय के मांस की चर्बी का उपयोग किया गया है, यानी सूअर और गाय के मांस का उपयोग किया गया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि सूअर जो है वो मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित है और गाय तो हिंदू धर्म की पवित्र हम लोग उन्हें पूजा ही करते हैं। तो इस कारण वहाँ विद्रोह भड़क गया, क्योंकि लोगों ने, सैनिकों ने यह इनकार कर दिया कि हम इस चर्बी लगे कारतूस को अपने मुंह से खोलकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसके अलावा यही एक कारण था। और आप देख सकते हैं 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम के सैनिक ने, जो प्रथम सैनिक था और जिस पर मूवी भी बनी है मंगल पांडे के नाम से, इसने सबसे पहले
इसका विरोध किया और इसकी सजा के रूप में इसे सजाए मौत फांसी पर लटका दिया गया। तो ये सारे कारण थे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, तत्कालिक, ये सारे कारण थे जिसने सम्मिलित रूप से 1857 के विद्रोह को होने में योगदान दिया। किसी एक कारण को आप नहीं कह सकते हैं कि यही कारण था। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है जो अक्सर पूछा जाता है कि इसके परिणाम क्या हुए। 1857 की क्रांति हुई तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम होगा, और क्रांति असफल भी हो गया तो उसके परिणाम क्या थे। परिणाम के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला परिणाम तो यह हुआ कि ब्रिटिश शासन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला आ रहा था उसका पूरी तरह से अंत हो गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया था, एकाधिकार प्राप्त था कि वह ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करे, और व्यापार करने के साथ धीरे धीरे वह वहाँ का शासक बन गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया। हर एक 20 वर्षों पर इस चार्टर को रिन्यूअल किया जाता था, परंतु 1857 के विद्रोह के बाद इसे अंत कर दिया गया, और अब जो है सत्ता वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। गवर्नर जनरल का पद तो बना रहा, परंतु उसकी गरिमा और बढ़ गई, और यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, झांसी, मराठा के क्षेत्रों में, बम्बई, चेन्नई के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में वह गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। परंतु अगर वह किसी दूसरे क्षेत्र से जहां अप्रत्यक्ष शासन है वहां वह वायसराय के नाम से जाना जाएगा। यानी पद एक ही है, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ लीजिए। कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न आता है कि वायसराय अगर वह देशी रियासतों के साथ जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, किसी भी प्रकार का समझौता अंग्रेजी साम्राज्य करता है, अंग्रेज लोग करते हैं, तो उसके जो हेड हैं उन्हें वायसराय के नाम से जाना जाएगा। और जहां प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का है वहां वही व्यक्ति गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि कंपनी के शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। दूसरा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जारी किया गया था, इसे लॉर्ड कैनिंग ने जारी किया था। यह जारी किया गया जिसमें कई बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें यह कहा गया, सबसे पहली बात तो यह कहा गया कि अंग्रेज लोग या अब अपने भारत में नए क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करेंगे, यानी साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। जितना क्षेत्रों पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण है उतने ही क्षेत्रों पर वो नियंत्रण रखेंगे, और अन्य क्षेत्रों पर जिन पर नियंत्रण नहीं है उस पर संधियों के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से वहां संधि करेंगे। दूसरा यह कहा गया कि भारत में वो अपना राज विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन भारत से बाहर उन्होंने अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, इन सभी क्षेत्रों पर विस्तार किया। धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का अपनाया गया। ठीक है, यह भी कहा गया कि भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाएगा, यानी अंग्रेज और भारतीयों को एक रूप में देखा जाएगा। यद्यपि व्यवहारिक रूप में यह कभी भी धरातल पर नहीं उतरा। ठीक है, प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति आदि को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये जो घोषणा पत्र था इसे महारानी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा परिणाम यह हुआ कि सेना का पुनर्गठन किया गया। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को, और यह विद्रोह की शुरुआत की थी भारतीय सैनिकों ने। विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से, और 10 मई को आरंभ हुआ था 1857 ईस्वी में। और भारतीय सैनिकों ने उसी कारतूस, चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया। मेरठ की छावनी से विद्रोह की आग भड़क उठी। वहाँ से विद्रोह, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। उन्होंने वहाँ के जो भी अंग्रेज अफसर थे उन्हें या तो मार दिया या भगा दिया, साथ ही वहाँ के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, और वे अगले दिन दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहाँ दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को, या जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और वो अंतिम मुगल सम्राट भी कहलाते हैं,
उन्हें अपना विद्रोह का नेतृत्व सौंपा। तो इस प्रकार यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी सिपाहियों के द्वारा। इसलिए सेना में पुनर्गठन की काफ़ी आवश्यकता अंग्रेजों ने महसूस की और सेना का पुनर्गठन भी किया गया। अब यह किया गया जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जैसे तोपखाना, यह पूरी तरह से यूरोपियन सेना के नियंत्रण में रखा गया। दूसरा, भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई। यूरोपीय सैनिक यानी अंग्रेज इंग्लैंड से आने वाले सैनिक थे, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इंग्लैंड में कुछ सेना को रिजर्व के रूप में रखा गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी अगर पुनः विद्रोह हो तो उन्हें भारत में लाया जा सके। अगला जो सांप्रदायिकता एवं घृणा की उत्पत्ति, चूंकि इस विद्रोह में चाहे हिंदू जनता हो या हिंदू शासक हो या मुस्लिम शासक हो, सभी ने मिलजुल कर काम किया था। इसलिए अंग्रेजों ने शुरुआत से ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद इस क्षेत्र में उन्होंने और व्यापक रूप से काम करना शुरू कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच वैमनस्य बढ़ सके। और यह वैमनस्य उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत 2 राष्ट्र के रूप में बंट गया, और ये सभी आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान और भारत के रूप में। प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीय और उसके कुप्रभाव, अब यह किया गया कि प्रशासन के ऊंचे पदों पर किसी भी भारतीयों को नियुक्त करने के लिए नहीं रखा गया। भारतीयों को प्रशासन के निम्न पदों तक ही नियुक्त किया जाएगा। यद्यपि एक परीक्षा का आयोजन, जिसे ICS परीक्षा कहा जाता था, उसके माध्यम से भारतीय लोग प्रशासन के उच्च पदों पर यानी कलेक्टर बन सकते थे, परंतु वह परीक्षा इतनी कठिन होती थी जिसे पास करना भारतीयों के वश में नहीं था। इसलिए प्रशासन के निम्न पदों पर सिर्फ इन्हीं की नियुक्ति, भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी। अगला कारण था वह प्रभाव था वह आर्थिक प्रभाव। 1857 के विद्रोह का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा, और यह प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि युद्ध में काफ़ी धन की खर्चा होता है, धन लगता है, चाहे वह रसद हो, अस्त्र शस्त्र हो। तो इसलिए अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई। इसके पूरा करने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के उपाय किए। तो यह वहाँ का आर्थिक प्रभाव था। इस विद्रोह से भारतीयों को क्या लाभ हुआ? ठीक है, सबसे पहला लाभ तो यह हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वह समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का तेजी से विकास हुआ। अब यह लगा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, और राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत भी माना जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ही हुआ। अगला प्रश्न आपका यह है कि बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया? इसका मूलभूत कारण यह है, इसलिए आग्रह किया गया क्योंकि जो पुराने शासक थे, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, ये सब नाम मात्र के शासक थे, परंतु भारतीयों के मन में इनकी प्रतिष्ठा अभी भी उतनी ही बनी हुई थी जितनी अंग्रेजी शासन से पहले बनी हुई थी। इसलिए इन लोगों ने यह नेतृत्व संभालने के लिए अपने वैसे शासकों को चुना जो जैसे बहादुर शाह जफर हो, नाना साहब हो, इन लोगों को चुना, जिसका मुख्य कारण यही था कि भारतीयों के मन में और एक नेतृत्व की भावना भी आ सके, और वे जो हैं इन शासकों के मदद से, इन शासकों के नाम पर विद्रोह को वैध भी ठहरा सके। अगला प्रश्न है आपका, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और सुनियोजित या ढंग से विद्रोह किए थे। ठीक है, विद्रोह का ऐसा सिर्फ 10 मई को ही अब विद्रोह आरंभ नहीं हुआ, इससे पूर्व योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह को शुरुआत करने की कोशिश की गई थी। कई जगह पर इतिहास के पुस्तकों में यह विवरण मिलता है, और कि कई जगहों पर कई धार्मिक सन्यासी लोग जो हैं वो विद्रोह के लिए लोगों को जागरूक करते थे। इसके अलावा कहीं रोटी और कमल के माध्यम से विद्रोह को एकता स्थापित करने की बात की जाती थी। तो कई सारे साक्ष्य इस प्रकार के मिलते हैं जिसके बारे में इसमें वर्णन भी किया गया है। 1857 के
घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? जो भी धर्म से संबंधित बातें थीं और धार्मिक विश्वास थे वो 1857 के विद्रोह को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाया। जैसे हमने आपको अभी बताया कि चाहे वह धर्म से संबंधित हो, जैसे कि ये कानून लाया गया जिसके द्वारा भारतीय सेना को कहीं भी भेजा जा सकता है, तो हिंदू धर्म में उस समय यह नियम था कि समुद्र पार नहीं जाना है। तो इस तरह के जो कानून लाए गए इससे भी भारतीय के धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। इसके अलावा जो वहाँ उस समय के धार्मिक सन्यासी से, चाहे वह हिंदू सन्यासी हों या मुस्लिम सन्यासी हों, सभी ने मिलकर लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, एक साथ लाने का प्रयास किया ताकि 1857 का विद्रोह सफल हो सके या वह प्रारंभ हो सके। एक और जो प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है मैं उसके बारे में चर्चा कर लूं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो 1857 के, यह कभी कभी ही क्वेश्चन पूछता है, 1857 के विद्रोह का स्वरूप हर एक इतिहासकार ने अपने अपने ढंग से निर्धारित किया है। अंग्रेजों ने तो इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह का नाम दिया है या सैनिक विप्लव का नाम दिया है कि यह कुछ और नहीं, सिर्फ सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था जिसमें सैनिकों ने भाग लिया। दूसरा इतिहासकार कहते हैं कि यह सामंती विद्रोह है। सामंती विद्रोह इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जितने भी राजे रजवाड़े थे उनकी संपत्तियां छीन ली गई, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, उनकी जमींदारियां छीन ली गई, इसलिए इसे सामंती विद्रोह का नाम दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम विप्लव था, यानी हिंदू और मुस्लिम लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया या विद्रोह किया। और भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पुकारते हैं। इसके स्वरूप को यह कहते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें भारत के हर एक तबके लोगों ने भाग लिया। हिंदू और मुस्लिमों ने एकजुट होकर भाग लिया, आम जनता ने भाग लिया, कृषकों ने भाग लिया, सभी लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? चूंकि विद्रोह जब आरंभ हुआ था तो उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी कि कई क्षेत्रों पर, चाहे वह मेरठ हो, चाहे वह दिल्ली हो, इन सभी स्थानों पर अंग्रेजों की हुकूमत पूरी तरह से तबाह हो गई थी। वहाँ किसी भी प्रकार के अंग्रेजी सत्ता नाम का चीज़ नहीं रह गया था। वहाँ चाहे वह संचार के माध्यम हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे अस्त्र शस्त्र हो, चाहे खजाना जहाँ रखा जाता है वह हो, सभी चीज़ों को लूट लिया गया था। आने जाने वाले मार्गों पर विद्रोहियों का कब्जा था। तो यह स्थिति इतनी विकराल थी कि अंग्रेजों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस विद्रोह को दबाने के लिए। अगर इस विद्रोह में कुछ लोग और शामिल हो जाते, कहने का मतलब है भारत के अन्य क्षेत्रों के राजे रजवाड़े शामिल हो जाते, तो निश्चित रूप से यह विद्रोह सफल हो जाता। परंतु कई राजवाड़ों ने तो इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। कई सैनिकों ने, जैसे गोरखा रेजिमेंट, इन लोगों ने इस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से मदद की। तो ये सारे कारण थे। लेकिन और क्या क्या उपाय किए गए थे? तो सबसे पहला उपाय तो यह किया गया था कि किसी भी कीमत पर विद्रोह को दबाने की बात की गई थी और इसके लिए इंग्लैंड से सेना मंगवाई गई। दूसरा यह किया गया कि क्षमा करने की नीति का त्याग कर दिया गया, यानी विद्रोहियों को तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाता था। यहाँ तक कि दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को तोप के मुहाने पर बांधकर उसमें बारूद लगा दी जाती थी, यानी तोप के मुहाने पर बांधकर उन्हें उनका परखच्चा उड़ा दिया जाता था। ठीक है, किसी भी प्रकार की क्षमा याचना का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मई और जून के महीनों में तो विद्रोह को दबाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पर धीरे धीरे यह विद्रोह दबा दिया गया। जो हमने नए विशेष कानून लागू किए गए, मार्शल लॉ लागू किया गया हर एक क्षेत्रों में, चाहे वह अवध हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। किसी भी प्रकार का अधिकार आम नागरिकों से छीन ली गई और सारे अधिकार सिर्फ सेना के पास आ गई।
अंग्रेजों ने कूटनीति का भी सहारा लिया और शिक्षित वर्ग और कुछ हद तक कुछ जमींदारों को भी और कुछ शासकों को भी, जैसा हमने आपको बताया, विद्रोह से दूर रखा, क्योंकि अगर वे भी शामिल हो जाते तो विद्रोह का स्वरूप और भी भयानक हो जाता। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो संचार के माध्यम थे जो नष्ट कर दिए गए थे उसे पुनः स्थापित किया ताकि विद्रोह को दबाने में मदद मिल सके, चाहे वह टेलीग्राम हो, चाहे वह रेलवे लाइन हो, चाहे वह संचार के लिए रोड का सहारा लिया गया हो, इन सभी पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया गया। तो यह 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख बातें थी। 1857 के विद्रोह की असफलता के भी कई कारण हैं, जैसे सुनियोजित योजना का अभाव। यह भी आपसे पूछता है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे, तो सुनियोजित योजना का अभाव। दूसरा है योग नेतृत्व का अभाव, यानी कुशल नेतृत्व इन्हें नहीं मिल पाया। तीसरा है कि जो विद्रोह का समय था, यानी 1857 का समय था, वह विद्रोह के लिए उपयुक्त नहीं था। चौथा है कि कई भारत के सभी वर्गों ने, जैसा हमने आपको बताया, इसमें साथ नहीं दिया। कुछ जमींदारों ने इसमें साथ नहीं दिया, शिक्षित वर्ग ने इसमें साथ नहीं दिया। पांचवा कारण यह है कि भारतीय सेना के कुछ भारतीय सेना जैसे गोरखा रेजिमेंट वगैरह को इस विद्रोह को दबाने में लगाया गया। छठा यह है कि अंग्रेज़ों के पास संसाधन काफ़ी अधिक थे। उनके पास इंग्लैंड से मंगाई गई आधुनिक राइफलें थीं, रसद की आपूर्ति अंग्रेजी सेना ने द्वारा कभी भी बाधित नहीं हुई, परंतु भारतीय विद्रोहियों को इन सभी चीज़ों का अभाव हो गया, रसद का। तो ये सारे कारण आप 1857 के विद्रोह की असफलता में लॉन्ग में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो ये 1857 के विद्रोह से आने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको हमने डील कर दिया, और 1857 का विद्रोह का स्वरूप भी बता दिया। और यह विद्रोह मेरठ की छावनी से शुरू होकर पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया था, परंतु अंग्रेज़ों ने इसे अंततः बर्बरतापूर्वक दबा दिया। ठीक है, तो आज के लिए छात्रों बस इतना ही। धन्यवाद।